हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, ये हमारा सी सैट यूपी पीसीएस के सी सैट का अंतिम लेक्चर है और इसमें हम देखने वाले हैं 2012 के सी सैट के पेपर को, जिसके तहत हम देख रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के सवालों को। तो इससे पहले हमने 2023 से लेकर के 2013 तक के पिछले 11 वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं और ये हमारा अंतिम वीडियो है। इसमें हम 2012 वाला पूरा पेपर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस को 2023, 22, 21 ऐसे करके देखने शुरू करिएगा, क्योंकि 2000 अभी जो 20 के बाद के पेपर हो रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो उन वीडियोस में प्रीवियस वाले जो शुरुआती वीडियोस थे उनमें मैंने आप सबको थ्योरी कराई है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट कराया है और अच्छे से समझाया है कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, उन सबको भी बताया है। अभी भी मैं आपको मेरा जो क्वेश्चन कराने का तरीका है वो यही रहता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। इसका जो रीज़न है वो है कि बिना फफूंद रोधी में भिगाए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो ये आपको बताना है। तो ये आप सबको पता है कि पहला वाला आपका क्वेश्चन जो कथन है वो सही है, लेकिन फफूंद रोधी में भिगोए बिना अंकुरण नहीं होता, ये बात गलत है। फफूंद रोधी में इसलिए भिगोया जाता है ताकि मतलब कि उसमें फफूंद ना लगे, उसका अंकुरण होने या ना होने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते थे, अभी कम हो गए हैं। कि विद्यार्थी, इसमें कथन कहता है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं और विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। इसमें 1, 2, 3 आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि केवल कथन 1 में नहीं थे, केवल वाले ये गलत है। अगला है कि कथन 1 और 2 में नहीं थे, यही वाला सही हो जाएगा। 1 और 3 में भी गलत है, 1, 2 और 3 में गलत। 1 और 2 में ये क्यों नहीं थे ये देखते हैं। 1, 2 मतलब कि विद्यार्थी बौद्धिकता से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो टीचर होते हैं वो बौद्धिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं इसलिए भी उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, ऐसा मतलब इस कथन के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी हुई है। देखते हैं कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं इसलिए वे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। ये दोनों ही कथन सत्य हैं, किंतु तीसरा निष्कर्ष, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, यह कथन उचित नहीं है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार ये उचित नहीं है। संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? ठीक है, ये KISS की वो वाला किस नहीं है जो आप लोग पहली बार में शायद समझे होंगे। यहाँ पे आपको सिंपल समझना है कि कम्युनिकेशन में किस जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया क्या होता है। तो कम्युनिकेशन में जो किस का फुल फॉर्म है वो होता है ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से वो बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए और बहुत ही साधारण या सिंपल होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया है। इसी को मतलब फुल फॉर्म में ऐसा कह दिया गया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि किस नियम। तो ये संप्रेषण का किस नियम होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये आप रट लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कई बार आप देखते हैं अपनी आईब्रोज जो होती है उसको ऊपर से एकदम सिकोड़ लेके ऊपर कर लिया जाता है, उसको त्योरी चढ़ाना कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनोइनेंस होती है, यानी कि चिढ़ होती है। चिढ़न में आप लोग अपनी त्योरी चढ़ा लेते हैं, वो चीज़ पूछा गया है। एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष ये है, नेता ये भी है, जो लाइसियन है संपर्क वो भी है, लेकिन जो आपका बॉस है, मालिक है, वो अंतर्वैयक्तिक की भूमिका में नहीं होता। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के लिए धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो वो आपका किया जाता है कंसंट्रेशन या एकाग्रता। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
व्याख्या देखते हैं कि धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहीता की कमजोरी है? ग्रहीता कहते हैं रिसीवर को। तो रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है उसकी कमजोरी क्या है? तो उसकी कमजोरी आप याद रखेंगे, अस्पष्टता नहीं है, समय भी नहीं है, शब्दाडंबर भी नहीं है, वो है पूर्वाग्रह या कि प्रेजुडिस। जो प्रेजुडिस होती पूर्वाग्रह होता है, वो कहीं ना कहीं रिसीवर की कमजोरी होती है। कैसे होती है? आप सबको पता है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें आपसे कोई बात सामने वाला बोल रहा है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके बारे में आपने या उसकी बातों के बारे में आपने कुछ पूर्वाग्रह बना रखे, तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले से पूर्वाग्रह से दबे हुए हैं उसकी बातों में। इसीलिए ये कहीं ना कहीं रिसीवर की कमजोरी प्रदर्शित करता है। ओके, यही बात आपकी व्याख्या में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों में केंद्रित रहते हैं। इसका कारण है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता। तो ये एकदम सही बात है, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और ये उसकी व्याख्या भी सही करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या में भी यही बात लिखी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है? तदनुभूतिपरक से होता है मतलब होता है एम्पैथिक लिसनिंग, यानी कि आप किसी के बारे में कुछ सुन रहे हैं, उसकी समस्या सुन रहे हैं, तो न सिर्फ आप सुन रहे हैं बल्कि उसके साथ एम्पैथी भी रख रहे हैं। वो वाला जो श्रवण होता है उसकी विशेषता कौन नहीं है? तो इसमें जो आपका बीइंग एवेल्युएटिव है, मूल्यांकन परक होना, ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो हमेशा ही आप सबको पता है वो बहुत ही मतलब रेशनल होता है, बौद्धिक या तार्किक होता है। लेकिन जब आप किसी से एम्पैथी रख रहे हैं, किसी की समस्या दुख सुन रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इमोशनल होना ज़रूरी है, इमोशनल बॉन्डिंग बनाना ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा रेशनल या तार्किक होना। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका विशेषता नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तदनुभूति परण श्रवण, इसमें आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन जरूर याद करा करिए। एम्पैथिक लिसनिंग, इसी को हिंदी में देख रहे हैं कितना टफ लिखा गया है। तो एम्पैथिक लिसनिंग की विशेषता मूल्यांकन परक होना नहीं है, जबकि इसकी विशेषता में वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभावों को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु तथा भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि संप्रेषण की बाधाएं दी हैं और बाधाओं के प्रकार दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो ये वहाँ से मिलान करने से अच्छा आप डायरेक्ट व्याख्या देखें, व्याख्या देखें। इसमें लिखा हुआ है जो शब्द भंडार आपके हैं वो भाषा से रिलेटेड हैं, दूरी जो है वो संरचनात्मक होती है, जल्दबाजी पारिस्थितिक होती है और कोलाहल जो है वो पर्यावरणीय होता है। ये आप लोग रट लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही आपसे पुनः पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, यानी कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को प्रदर्शित करता है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, इनको आप रट लेंगे। ठीक है, जो रटने वाले होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्दर्शी निर्णय को संदर्भित करता है। इसके तहत तार्किक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की औपचारिक प्रक्रिया को अपनाए बगैर अनुभव और स्वप्रेरणा के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है। अब हमारे ये इसमें मात्र 11 क्वेश्चन थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अब हम डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं संसाधन आवंटक, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में मोस्टली जो मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं होते हैं, परिस्थिति वाले, उनके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये मेनली आप लोग रट लिया करिए, क्योंकि ये वहाँ ऐसे ही पूछा जाएगा और सेम ऐसे आंसर में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, व्याख्या में भी यही सब बात लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि द्वंद्व समाधान की शैलियों में कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा कर देना, आप निर्णय को टाल ही दें, तो ये कहीं ना कहीं बच कर निकलने का ऑप्शन होता है। आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसा कि पढ़ने से ही लग रहा है। ठीक है, दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि करना, ये बच कर निकलने जैसा नहीं है। दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, ये भी उससे नहीं है। और अगला है दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना, ये भी मतलब बचकर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप निर्णय को टाल ही दें तो ये कहीं ना कहीं बचकर निकलना हो जाता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है। तो ये दर्शाता है नीड फॉर इंक्लूजन। अगर आप इंक्लूसिव हैं और लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं, सम्मिलित करने की आवश्यकता है, तभी आप दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को प्रदर्शित कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्याख्या में भी यही सब बात है, पढ़ लेते हैं कि संबद्ध होने की आवश्यकता सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत तथा सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। तो वो करता है स्मूथिंग या शमन। हम कई बार स्मूथिंग या जो शमन होता है वो कहीं ना कहीं सहमति के क्षेत्रों पर बल देता है और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करता है। ये आप याद रखेंगे, इसको आप ऐसे रट लेंगे कि सहमति पर बल देना और असहमति की उपेक्षा करना क्या कहलाता है, स्मूथिंग या शमन। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो वह सहारा ले रहा है। किस चीज का सहारा ले रहा होता है, तो वो ले रहा था प्रोग्राम्ड डिसीजन का, यानी कि योजनाबद्ध निर्णय का। ठीक है, अब आप इसको कैसे मतलब वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को आप रट नहीं सकते। आप याद रखेंगे, अगर आपको कोई जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है उसका, वो आपको क्रेता द्वारा खरीदी गई कोई वस्तु को वापस करने में मदद कर रहा है, जाहिर सी बात है वो प्लान्ड होगा, क्योंकि प्रबंधक कर रहा है। यहाँ पे प्रबंधक नहीं होता, सिर्फ क्रेता होता तो वो प्लान्ड नहीं होता, क्योंकि वो प्लान कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, व्याख्या में भी यही सब बात लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो वह योजनाबद्ध निर्णय का सहारा लेता है। ध्यान रहे कि इस तरह की समस्याएं पूर्व परिचित तथा सामान्य रूप से परिभाषित होती हैं तथा इनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पूर्व मानक पर आधारित होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये जो है सिचुएशनल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है कि आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप ऐसे में क्या करेंगे? हमारा पहला ऑप्शन है कि इस मामले में आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार कार्य करेंगे। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं होता है। आप किसी का मौखिक निर्देशानुसार डायरेक्ट नहीं मान लेंगे। अगला है कि तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये आपका ए वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी का मौखिक दिशा निर्देश नहीं मानेंगे। अगला हमारा ऑप्शन है कि उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था तथा जानते हुए कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुति करेंगे। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कानूनी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होंगी, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगला है कि सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का ही चयन क्यों ना हो। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योग्यता और जो कानून होता है उसको सही रखने या ऊपर रखने की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि यह देखेंगे कि उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसका चयन कदापि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम किसी को भी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एकदम सिंपल से सवाल है, बड़े बड़े देखने में लग रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन देख के ही आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने ऊपर बताया कुछ भी नया नहीं। तो अब अगली बार थे, अब नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 2012 का पेपर। पहले काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे और इस प्रकार हमने कंप्लीट जो है
वो कर लिया है। अब इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो इन सभी को मर्ज कर दी जाएगी और एक वीडियो आपको कंप्लीट दी जाएगी, जो भी 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो बनेगी। और उस एक वीडियो से आपका कंप्लीट जो 30 से 35 नंबर का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग आती है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब होली बीत चुकी है और अप्रैल, मई और जून बचा हुआ। जुलाई के जो डेट निकल करके आ रही, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा पीसीएस वाला। ठीक है, तो आप लोग ऐसी तैयारी जारी रखिए। मेरे चैनल पे आपको अब घटना चक्र के वीडियोस मिलने लगेंगे या मिलने, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको साइंस की कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करा रहा हूँ। वो भी आप चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप आर और पीसीएस की एग्जाम देने वाले हैं। तो बाकी ये सब वीडियोस और ये श्रृंखला मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।